हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं पर, इन पर सारी संक्रियाएं हमने बताया था और इनके सारे प्रगुण के बारे में हमने बताया था। तो आज हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपकी प्रश्नावली के लेकर के आए हैं। इसमें क्या है आप देखिए। पहला आपका क्वेश्चन है, एक है, इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, न तो भाज्य और न अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चारों विकल्प हैं आप। तो एक, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी एक होती है। तो इसमें आपका एक भाज्य भी है और अब जो है अभाज्य भी है। मतलब ये जो है स्वयं से विभाजित तो हो सकती है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ एक के लिए कुछ और ही कंडीशन है कि यह जो है न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, पहले क्वेश्चन में आपका सा विकल्प सही होगा, न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या। दूसरा, शून्य केवल है। हमने पूर्णांक बताते समय आपको बताया था पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं, धनात्मक धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक और शून्य। तो शून्य को भी हम किस कैटेगरी में रखे हैं? पूर्णांक की कैटेगरी में रखे हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, पूर्णांक, अपूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही होगा? पूर्णांक, आ वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक, तो पूर्णांक में हमने आपको इसमें 4 विकल्प दिया है, शून्य है, 1 है, -1 है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी संख्या जो होती है ऋणात्मक संख्या होती है, आप जानते हैं। ऋणात्मक संख्या में जितनी ही बड़ी आप ऋणात्मक संख्या, मतलब उस तरह से आप बड़ी संख्या देखने में आपको लगेगी, लेकिन जितनी ही बड़ी संख्या होगी उसके आगे ऋण चिन्ह लगा होगा, वह सब उतनी ही छोटी संख्या हो जाती है। जैसे -1 है, -10 है, तो -1 और -10 में बहुत बड़ा अंतर है। -10 जो आपकी है, बेशक देखने में आपको 10 बड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए -1 जो होगी वो -10 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर छोटा पूर्णांक आपका जो है, सबसे छोटा पूर्णांक आपका यहाँ पर शून्य भी नहीं होगा, चूँकि शून्य के बाईं ओर संख्या रेखा पर -1 है। तो यानी शून्य से छोटी संख्या -1 है। एक तो एक जो है ये -1 से भी बड़ी होगी, और ये दा वाला विकल्प तो आपका सही नहीं होगा। इस नाते आपका विकल्प इसमें सा वाला विकल्प सही है। तीसरे क्वेश्चन में आपका सा विकल्प सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत कोई भी आप 2 पूर्णांक ले लीजिए, उनका अंतर कर लीजिए। क्रमागत 2 पूर्णांक हमने ले लिया, मान लीजिए एक 22 है, एक 23 है। इनका अंतर करेंगे, अंतर माने घटाना होता है। तो 23 में से 22 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें आपका बा विकल्प सही है। इसमें 3 विकल्प, आप 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, शून्य है, 1 है, -1 है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 1 आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या में से, पूर्ण संख्याएं आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डाटा इनफाइनाइट तक होती हैं। तो उसमें से अगर आप शून्य घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? वही संख्या प्राप्त होगी। किसी भी संख्या में से अगर हम शून्य को घटाते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। इस नाते इसमें कौन सा विकल्प है देखिए पहले। आ वाला विकल्प शून्य है, बा वाला विकल्प 1 है, सा वाला विकल्प आपका है वही संख्या, और दा वाला विकल्प है ऋणात्मक वही संख्या। तो यहाँ पर आपका सा वाला विकल्प सही है, वही संख्या हमको प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। जो चारों विकल्प दिया गया है इसमें से कौन सा विकल्प प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या हमने बताया था आपको, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, अर्थात जिनके द्वारा हम वस्तुओं को काउंट करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ...
तो यहाँ पर अब देखिए सीधे सीधे 5 है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प 2/3 है, तीसरा विकल्प -5/6 है और चौथा विकल्प आपका √3 है। तो हम देख रहे हैं ये आपकी 2/3 परिमेय संख्या है, -5/6 ये भी परिमेय संख्या है, √3 ये अपरिमेय संख्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था अपरिमेय संख्या के बारे में। तो यहाँ संख्या आपकी 5 बच रही है और 5 आप वैसे भी जान रहे हैं कि ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। इसमें 6वें क्वेश्चन में आपका आ विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका है ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक, इसमें आपको बताना है कौन सा ऋण पूर्णांक है। -3/5 पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है -5, तीसरा विकल्प आपका 0 है, चौथा विकल्प आपका जो है -√7 है। अब यहाँ पर ऋण पूर्णांक आपको बताना है। हमने ऋण पूर्णांकों को भी आपको बताया था। ऋण पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इनफाइनाइट तक होते हैं। तो यहाँ सीधे तौर पे आप देखिए -3/5 ये आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। -5 आप देख रहे हैं, अभी हमने पढ़ते समय आपको बताया था। तो ये -5 जो है ये आपका ऋण पूर्णांक है। 0 भी आपका ऋण पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक तो है लेकिन ऋण पूर्णांक नहीं है। ये √-7 ये आपकी अपरिमेय संख्या है। इस नाते आपका इसमें बा विकल्प सही होगा। इसमें आपका बा विकल्प सही है। आइए आगे क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 18-3, 18-13 कोष्टक के अंदर है, गुणे 3 है। उसके बाद बराबर लिखा गया है 18×3 - 13×3 किस नियम पर आधारित है। यहाँ पर इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम, व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम, उपरोक्त में से किसी नियम पर नहीं। तो जैसा कि आपने आपको बताया था वितरण नियम, हमने योग संक्रिया पर गुणा का वितरण नियम हमने बताया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 18-13, क्योंकि ये योग नहीं है, ये आपका व्यवकलन, व्यवकलन मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पर घटाना है गुणे, उसके बाद कोष्टक के बाहर 3 है। तो देख रहे हैं इसका देखिए पहले वितरण किया गया है सटीक तरीके से कि नहीं किया गया है। 3 का गुणा 18 में किया गया है, ठीक है, माइनस चिन्ह लगा। फिर 3 का गुणा 13 में किया गया है, ये भी ठीक है। अर्थात ये किस नियम पर आधारित है? ये आपका तीसरा विकल्प जो आपका सा वाला है, व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम है। बंटन या वितरण दोनों एक ही चीज़ होता है। तो घटाना पर जो है गुणा का ये वितरण नियम है। वितरण मतलब इसको बांटा गया है। तो 3 का गुणा 18 में हुआ है, 18×3, फिर माइनस चिन्ह लगा बीच वाला, फिर 3×13। तो ये आपका किस नियम पर है? व्यवकलन पर गुणा का वितरण नियम। ये व्यवकलन हो गया, इस पर गुणा हो गया, उसके बाद वितरण इसके कर लिया गया है। बस व्यवकलन पर गुणा का वितरण नियम या बंटन नियम, सा विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है माइनस, कोष्टक में है -23 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। माइनस कोष्टक में -23 का योगात्मक प्रतिलोम, हमने योगात्मक प्रतिलोम आपको बताया था। योगात्मक प्रतिलोम में हम किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जब ज्ञात करते हैं उसके आगे हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं, यानी ऋणात्मक चिन्ह हम उसके आगे लगा देते हैं। तब यही है आपका माइनस कोष्टक में -23, इसके आगे जब हम ऋण चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा ऋण गुणे ऋण, फिर अंदर -23। अब ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, यानी बचेगा आपका -23 केवल बचेगा। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? पहले देख लीजिए विकल्प क्या क्या है। 23 है, -23 है, 23 की पावर -1 है और 23 की पावर -2 है। तो हमने अभी आपको बताया, आपको बताने के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? -23, ये बा वाला विकल्प इसमें आपका सही है। अब यहाँ 23 की घात -1 है, इसका मतलब आप जानना चाहेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी घात -1 है, जब -1 घात होती है तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? 1/23,
चूँकि 23 को जब हम 1 के बटे लिखेंगे उसके नीचे करेंगे तो इसकी घात यहाँ धनात्मक हो जाएगी, 23 की 1 घात। इसी प्रकार से 23 की घात -2 है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1/23 की नीचे 2 घात कर लेंगे। चूँकि 1 के बटे जब ये इसको लिखा जाएगा 23 को, इसकी घातांक जो है धनात्मक हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की घात अगर ऋणात्मक है तो 1 के बटे उस संख्या को लिख दीजिए, उसकी घातांक तुरंत धनात्मक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? कौन परिमेय संख्या नहीं है? यहाँ विकल्प आपको दिया गया है 22/7, 0.78 और तीसरा सा वाला है पाई, दा वाला है 5/36। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 22/7 परिमेय संख्या की परिभाषा हमने आपको बताया था कि जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, उसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 22/7 ये p और q, p/q के रूप में है, इसका हर भी 0 नहीं है। चलिए अगला विकल्प देखिए, 0.78 ये आपकी दशमलव संख्या है, सा है ये पाई है, और दा जो आपकी है 5/36। सब मिला जुला करके हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी p/q के रूप में लिखी जा p/q के रूप में है, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चूँकि 0.78 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो p/q के रूप में हो जाएगा। ये ऑलरेडी p/q के रूप में है, यही p/q के रूप में नहीं है, तो इसलिए आपका इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? सा वाला विकल्प इसमें सही होगा। ये आपकी पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या किसी भी संख्या में अगर 1 घटा दिया जाए तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है, और अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ठीक पूर्व का धन पूर्णांक, पूर्व मतलब पूर्ववर्ती संख्या आप समझ लीजिए इसको, और ज्ञात करना है 4x + 5 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम इसमें केवल 1 घटाएंगे। इसमें जब हम 1 घटाएंगे, 1 मिनट, पूर्व का धन पूर्णांक, ठीक पूर्व का धन पूर्णांक, तो यहाँ देख रहे हैं 4x + 5, यहाँ पर जब इसके पूर्व का धन पूर्णांक हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें से 1 घटा देंगे हम, तो यहाँ पर चूँकि 4x आपकी चर राशि है और 5 जो आपकी अचर राशि है, तो हम जब एक इसमें से घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x + 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, 5x + 5 है, 4x + 6 है, 4 कोष्टक में x + 1 + 5 है, यानी इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x + 4 + 5, तो 5 4 9 हो जाएगा, 4x + 9 मिलेगा, ये भी आपका नहीं है। इस नाते हम देख रहे हैं 4x + 4 ये दा वाला विकल्प आपको यहाँ सही दिख रहा है। ठीक है, इसके पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात करना है, तो बस हम इसको 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4x + 4, ये आपका दा विकल्प सही होगा इसमें। फिर 5वां क्वेश्चन है, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो सबसे पहले हम देख लीजिए, -1 है, इसके बटे 1 हम लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। 1 है, 1 के बटे 1 लिख सकते हैं, यह भी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो सब मिला जुला करके यहाँ पर ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, और हमने बताया था आपको क्वेश्चन में कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा, पहले विकल्प देख लीजिए क्या क्या दिया है इसमें, 0 है, 1 है, 2 है, अनंत है। तो यहाँ पर अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, यानी इसमें दा विकल्प सही होगा। 6वां क्वेश्चन है, क्या 0 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? 0 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हमने आपको बताया था कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल
एक प्राप्त होता है तो वे संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम हमको बताना है, तो अब हम जानते हैं जैसा कि शून्य का किसी भी संख्या में हम गुणा कर देंगे तो संख्या शून्य हो जाएगी। इसलिए ये संभव नहीं है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम कोई प्राप्त किया जा सके। तो इसमें देख रहे हैं विकल्प क्या क्या है। पहला विकल्प है नहीं, दूसरा विकल्प होता है, स है निश्चित नहीं कहा जा सकता, और द है इनमें से कोई नहीं। तो कोई यहाँ पर अनिश्चितता की कोई बातें नहीं है, इस नाते सा विकल्प हो ही नहीं सकता। और बा विकल्प तो कन्फर्म है, होता ही नहीं है, मतलब ये आपका होता है दिया है, यानी ये भी नहीं होगा। और पहला विकल्प जो दिया है नहीं, यही आपका सही होगा, क्योंकि शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अर्थात शून्य में हम किसी भी ऐसी संख्या का गुणा करें जिससे हमको एक प्राप्त हो, ये संभव नहीं है, ये है ही नहीं। इसलिए ये आपका इसमें आ विकल्प सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं आप लोग। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको बेझिझक आप पूछिएगा, घर पर पढ़ाई करिए। और अब इसके बाद कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।